बलदेव राव, साइकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेरठ सिटी, बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य सेकेंड। पिछले अध्यायों में अपन ने हिंदी भाषा, उसकी विभिन्न बोलियाँ और हिंदी के विकास आदि के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन हिंदी की कुछ बोलियाँ जिन्होंने एक छत्र राज किया, यानी उन बोलियों में खूब सारा हिंदी का लिटरेचर लिखा गया था, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदी की इन तीन बोलियों में प्रमुख है एक ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। अपन ने जब हिंदी के विकास क्रम का अध्ययन किया था तो एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास क्रम इन तीन भागों में बांटा था। प्राचीन काल इन 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी इनके बीच प्राचीन काल, और आपके 1500 से 1800 बीच का जो काल था मध्यकाल, और 1800 ईस्वी से अब तक का जो काल है वो आपके आधुनिक काल। प्राचीन काल में हिंदी की कोई एक बोली नहीं, विभिन्न प्रकार की बोलियों में लिटरेचर लिखा गया, जैसे डिंगल पिंगल है, खड़ी बोली है, आपके उसके दक्षिणी हिंदी है, और या यूं कहें अमीर खुशो की खड़ी बोली भी इसी समय आपके काम में ली जा रही थी या उसमें लिटरेचर लिखा जा रहा था। इनसे कुछ बोलियां आगे बढ़ी नहीं बिल्कुल, और कुछ जो बोलियां आगे बढ़ी वो इनमें प्रमुख एक ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। अमीर खुशो की जो बोली थी उसे खड़ी बोली का विकास हो गया इस काल में, यानी खड़ी बोली में खूब सारा साहित्य इस काल में लिखा गया था। और दूसरी जो भाषा थी अवधी, यानी पूर्वी हिंदी से आपकी जो बोली आगे बढ़ी थी वो अवधी थी। और पिंगल से जो भाषा आगे बढ़ी थी, डिंगल और पिंगल जो भाषाएं थी प्राचीन काल में, उनमें पिंगल से ब्रज भाषा का विकास हुआ था। तो आज अपन इन ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली यानी काम बोली जाती है, और क्या इसमें साहित्य और कौन से इसके प्रसिद्ध कवि थे उनके बारे में अभी अपन अध्ययन करेंगे। ब्रज भाषा ये सबसे महत्वपूर्ण बोली थी जो आगे चलकर के एक प्रकार से भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। ब्रज भाषा का सर्वाधिक जो प्रयोग है वो विशेष रूप से आपके भक्ति काल की एक शाखा थी, सगुण मार्ग की शाखा, यानी सगुण मार्ग की शाखा के अंतर्गत जो कृष्ण मार्ग की शाखा के जो कवि थे, कृष्ण मार्ग की शाखा के कवि ने इस ब्रज भाषा में कार्य रचना की थी। और उसके बाद में जो रीतिकाल से जो कवि थे उन्होंने भी ब्रज भाषा में कार्य रचना की। और उसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु जो युग था उस काल तक आपके ब्रज भाषा में साहित्य सर्जन हुआ था। कृष्ण मार्ग की शाखा में विशेष रूप से सूरदास, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास है, कुमन दास है, नंददास है, परमानंद दास है, यानी इन्होंने साहित्य सर्जन किया था। और रीतिकाल विशेश रूप से रीतिबद्ध, रीतिशुद्ध और रीतिबुद्ध, ये तीनों धारा के जो कवि थे उन सभी ने इसी ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की थी। इनमें भी प्रमुख हैं घनानंद, केशवदास, देव, मोतीराम, भूषण, पद्माकर, गवाल, ये सारे सेनापति आदि इस रीतिकाल के कवि थे जिन्होंने आपके ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। और आधुनिक काल में यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र उन्होंने आपके गद्य और पद्य, गद्य के लिए इन्होंने खड़ी बोली में साहित्य सर्जन और पद्य के लिए इन्होंने ब्रज भाषा का चयन किया था। तो ये मतांतर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से पहले तो चल रहा था। और माया प्रसाद द्विवेदी
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस मत मतांतर को, यानी ये भाषा शब्द जो मत के बना रही था इस समय तक, उसको इन्होंने दूर किया और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली का उपयोग करने पर बल दिया था। और विशेष रूप से व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियां थी, विराम चिन्ह को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, इनके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पूरी मति लगाई और भाषा संबंधी जो मतांतर था उसको दुरुस्त करने के इन्होंने सराहनीय प्रयास किया था। ब्रज भाषा, इसकी कुछ इस प्रकार की जो विशेषताएं अपन देख सकते हैं और ये कहाँ बोली जाती है इसके क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ब्रज भाषा विशेष रूप से अलीगढ़ है, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, हाथरस, बंदाई, बरेली, धौलपुर, इन क्षेत्रों में, इन जिलों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। कई दफे इसके क्षेत्र के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इसका क्षेत्र था ब्रज भाषा का। अब इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जिससे आप ब्रज भाषा की पहचान कर सकते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, एक वचन में हो, इसका प्रयोग, यानी इसी से भी इसकी पहचान हो जाती है। जैसे मैं नहीं जाता, तो इसमें हो, नहीं जातू, जातू। अब इसमें एक और बात है, इसमें जैसे ऊ की जो प्रवृत्ति है इसमें जातु ऊ, और स्त्रीलिंग यदि होता है उसमें जैसे रात, तो इसका राती, ये दो प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। और एक इसमें स और से, इन तीनों के स्थान पर केवल से का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम, श्याम, ये इसकी कुछ प्रवृत्तियां हैं जो इसे आसानी से इसमें पहचान हो जाती है। और वे का उच्चारण इसमें मैं की तरह होता है, यानी ये कुछ इसकी व्याकरणिक जो विशेषता है जिससे ब्रज भाषा की पहचान हो सकती है। अब अपन देखते हैं अवधी भाषा। यानी प्राचीन काल में भाषा की जो अलग अलग प्रवृत्तियां थी, उनमें से पूर्वी हिंदी से जो भाषा आगे बढ़ी, जो बोली आगे बढ़ी थी, वो अवधी। और ये कहाँ बोली जाती है? ये विशेष रूप से आपके लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, यानी इन क्षेत्रों में आपके अवधी बोली जाती है। और अवधी में जो साहित्य लिखा गया था, इसमें भक्ति काल की एक शाखा थी। भक्ति काल को वो भागों बांटा जा सकता है। एक आपके निर्गुण मार्ग की शाखा, एक सगुण मार्ग की शाखा। तो निर्गुण मार्ग की शाखा के जो आपके सूफी कार्यधारा के कवि थे, सूफी कार्यधारा के जो कवि थे, उन्होंने इसी अवधी भाषा में काव्य सर्जन किया था। इसमें चांदाई जो मुलादाव की कृति है और 1382 ईस्वी में इसका सर्जन किया था। तो ये इन्होंने अवधी भाषा में आपके काव्य सर्जन इन्होंने किया था। इसके अलावा कुतुबन यानी मरकाथी, मंजन, आपके मधुमालती और
मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने पद्मावत की आपकी रचना की थी, और ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, और आपके कासिम शाह ने फर्स्ट, और अनुराग बांसुरी और शेख नबी, उन्होंने भी इसी आपके अवधी भाषा में कार्य सर्जन किया था। तो मतलब कुल मिलाकर के सूफी काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने इसी अवधी भाषा में काव्य सर्जन किया था। और इसके बाद में भक्ति काल की एक शाखा आती है राम मार्गी शाखा। राम मार्गी इस शाखा में भी आज के विशेष रूप से इसके प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास है, नामादास है, लालदास और माधव दास ने रामदास और भरत मिलाप ईश्वर दास ने, यानी ये इस शाखा के कवि थे जो राम मार्गी शाखा के कवि थे। और इन्होंने ये अवधी भाषा का प्रयोग करके साहित्य सर्जन किया था। अब इसमें एक और बात है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने अवधी भाषा में जो साहित्य सर्जन किया था, उन्होंने ठेठ जो ग्रामीण अवधी है, ग्रामीण अवधी में, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसी अवधी भाषा में की थी। तो इसकी जो अवधि है वो विशुद्ध साहित्य है। और परिनिष्ठित हिंदी यानी अवधि का प्रयोग इन्होंने किया था। उसके बाद में रमेश काका है और नवरिका प्रसाद मिश्र है, जो आधुनिक काल में नवरिका प्रसाद मिश्र और रमेश काका, इन्होंने आधुनिक काल में इसी अवधी भाषा में साहित्य सर्जन किया था। अब इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जिसे अवधी भाषा के रूप में पहचान कर सकते हैं। जैसे अवधी भाषा में वे का उच्चारण ऊ के रूप में, जैसे वकील उकील, यानी इसी से इसकी पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रमुख है इसकी, यानी वे की ध्वनि ऊ के रूप में इसमें होती है और इससे इसकी पहचान हो सकती है। जैसे आई इसको इसमें इस रूप में लिखा जाता है और औ इस रूप में ये लिखा जाता है। तो मतलब जैसे देखिए ऐसा ऐसा, जैसे मोहर महुर, यानी ये इस रूप में मोहर के रूप में इसका उच्चारण होता है। यानी ये ऐसी प्रवृत्ति है जिससे इसकी पहचान आसानी से हो सकती है और इसके अंतर्गत जो नए ध्वनि है वो नए में बदल जाती है। यानी ये अवधी भाषा की कुछ प्रवृत्ति है जिससे आसानी से इसकी पहचान हो सकती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि खड़ी बोली। खड़ी बोली इसका क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये इसके प्रमुख आपके क्षेत्र थे जहाँ से खड़ी बोली बोली जाती थी। अब खड़ी बोली आपके हिंदी का जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में अमीर पुरुषों की जो बोली थी वही आगे चलकर इसी खड़ी बोली में, और जब अपन हिंदी के अंदर में जो मानक या परिनिष्ठित जो अर्थ लेते हैं तो
तो उससे अपना सीधा सा तात्पर्य खड़ी बोली से लिया जाता है। खड़ी बोली वीरेंद्र वर्मा के अनुसार यदि अपन देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बोली ब्रज भाषा की तुलना में थोड़ी खड़ी सी लगती है, इसलिए इसका नामकरण खड़ी बोली हो गया। और इसमें विशेष रूप से बलागा और दीर्घाकार की जो प्रवृत्ति थी, ये इन दोनों प्रवृत्तियों से भी ये खड़ी बोली थोड़ी आगे बढ़ी, ये इसकी विशेषता एक प्रकार से देखी जा सकती है। तो अब खड़ी बोली ये इसका क्षेत्र अपने देख लिया और नामकरण देख लिया। अब खड़ी बोली की प्रमुख कवि यानी सबसे पहले आपके अकबर का दरबारी कवि था, इसके अन्य नाम भी देखने तो नागरिक और भी, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले अकबर का दरबारी कवि था बंधु कवि चंद्र चंद्र वर्णन की महिमा, जिन्हें ये खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद में रामप्रसाद निरंजनी का भाषायम वशिष्ठ, उसने जो खड़ी बोली में जो साहित्य सदन या वो रचना लिखी है उसमें विशुद्ध आपके खड़ी बोली देखने को मिलती है। और उसके बाद में पंडित दौलत राम ने पद्म पुराण की रचना की थी, रवि सेनाचार्य जैन की जो करते थे उसका अनुवाद किया था उन्होंने, तो उसमें भी आपके इस खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक 4 गद्यकार हुए थे उनमें मुंशी सदा शुक्लाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, और इंशाअल्लाह खान, इन्होंने जो रचना लिखी है ना रानी केतकी की कहानी, वो आपके खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जा सकती है। और सदल मिश्र की भाषा में थोड़ा पूर्वीपन और सदाशुभ काल की भाषा में थोड़ा पंडितों को देखने को मिलता है और इनकी भाषा में थोड़ा ब्रज भाषावन देखने को मिलता है। तो ये आपकी खड़ी बोली के 4 प्रारंभिक गद्यकार माने जाते हैं। और इसके बाद में यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजा शिव प्रसाद, एक इसमें और विशेषता जो 1800 ईस्वी के आसपास में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज, वर्तमान में इसको कोलकाता कहते हैं, तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी। और उस समय जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति आपके हिंदी और उर्दू के प्राध्यापक के रूप में हुई थी। और उसी कॉलेज में आपके सदल मिश्र और लल्लूलाल के दोनों कार्य करते थे। तो इन्होंने भी इसी खड़ी बोली में एक प्रकार से, और उसी इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, इस काल के जो अंग्रेज थे उन्होंने ईसाई जो मिशनरी थे या यूके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उन्होंने जो पैम्पलेट छपाए वो हिंदी में छपाए। हालांकि हिंदी में छपाने के उनके उद्देश्य खड़ी बोली का विकास करना या इसको आगे बढ़ाने का कोई उनका वो एम नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपन जरूर मान सकते हैं कि इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए इस बोली का प्रयोग किया, तो ये बोली थोड़ी आगे बढ़ी। और इसके बाद में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह और ये दोनों इनकी भाषा में भी इस खड़ी बोली के दर्शन होते हैं, लेकिन शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा में थोड़ा उर्दू के शब्दों का प्रयोग अधिक होता था। और राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा थी उसमें आपके संस्कृत के जो शब्द तत्सम विशेष रूप से वो सब ज़्यादा काम में लिए गए थे, तो इनमें भी थोड़ा मत मतांतर था। और आगे चलते हैं अपन थोड़ा और आगे, तो भारतेंद्र बाबू जो हरिश्चंद्र था उस काल तक आपके हिंदी के 2 रूप देखने में आते थे, यानी गद्य और पद्य। यानी भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के टाइम में पद्य की भाषा या बोली के आपके ब्रज भाषा थी और गद्य की खड़ी बोली थी। तो ये मत मतांतर वैसे तो कहा जाता है कि भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं, लेकिन ये जो मतांतर था ये आगे चलकर निवेदित युग में पूर्णता को प्राप्त करता है। और उसके बाद में इस खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान देने वाले वो छायावादी कवि थे। इसमें भी आपके वो जो चार आधार स्तंभ छायावाद में माने जाते हैं उनका योगदान माना जाता है। और उसके बाद में जितने भी आपके निबंधकार जो साहित्यकार हैं उन्होंने खड़ी बोली में साहित्य सर्जन किया था। अब खड़ी बोली के भी कुछ रूप
देखने को आते हैं या देखने को मिलते हैं। कुछ 4-5 रूप इसमें कौन कौन से थे, और खड़ी बोली की कुछ व्याकरणिक विशेषताएं जिसे खड़ी बोली की आसानी से पहचान हो जाती है, वो क्या है? यानी इसमें णे की जो प्रवृत्ति है, ने के स्थान पर ने की जो प्रवृत्ति जाना, जाना, इसमें आकारांत की जो प्रवृत्ति है, यानी ब्रज भाषा में जो औकारांत प्रवृत्ति थी, इसमें आकारांत प्रवृत्ति देखने को आती है, जाना है, उठा है। यानी ये कुछ ऐसी विशेषताएं जिससे इसकी आसानी से पहचान हो सकती है कि ये खड़ी बोली। अब खड़ी बोली के भी कुछ रूप अपने सामने देखने में आते हैं, जैसे उर्दू, हिंदुस्तानी, रेखा, उर्दू, हिंदुस्तानी, रेखा, और एक और दक्षिणी हिंदी। इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। उर्दू, यानी आपकी जो खड़ी बोली थी, इस खड़ी बोली की हिंदी और उर्दू ये दो बेटियां मानी जाती है, क्योंकि इनमें से ये शब्दों का अंतर देखने में आता है। तो ये इसमें यानी अंग्रेजों को आने से पहले हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसी बोली का प्रयोग करते थे, इसमें साहित्य सर्जन करते थे। लेकिन आपके जो अंग्रेज थे उनकी प्रवृत्ति थी खूब डालो राज करो की नीति, तो वो उन्होंने भाषा का जो वैमनस्य था वो भी बोलने में वो सफल थे, और उर्दू को उन्होंने मुसलमानों की बोली बना दिया और हिंदी को उन्होंने आपके हिंदुओं की बोली बना दिया था। तो ये एक प्रकार से उर्दू और हिंदी थी वो खड़ी बोली की एक प्रकार की बेटियां मानी जाती है, और इसी से निश्चित ये यानी निकली है। लेकिन ये भाषागत वैमनस्य के बीच अंग्रेजों ने इसको बोल दी थी। हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू के जो चलते शब्द थे उनको लेकर के जो बोली बनी थी उसका नाम दिया था हिंदुस्तानी। और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि वो बोली जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता यानी देखने को नहीं मिलती, उनकी कम है स्थिति, वो आपकी हिंदुस्तानी मानी जाती है। और रेखा, रेखा का अर्थ होता है घिरा हुआ। ये जिस प्रकार से संस्कृत आपके साधारण बोलचाल की बोली बनी और आगे चलकर वो प्राकृत रूप में आई थी, तो वही रूप इसमें जब फारसी भाषा है, फारसी भाषा सरल भाषा के रूप में बढ़ी आगे, यानी फारसी कुछ गिरी तो वो रेखता कहलाई थी। यदि स्त्री इसका प्रयोग करती है तो वो इसको रेखती कहती है। यानी दिल्ली और आगरा इसके आसपास की जो आपके बोली थी वो फारसी दरबारी भाषा थी। तो उसी समय दक्षिण में आपके जहाँ पे मुसलमानों का शासन था वहाँ पे ये बोली काम में ली जाती थी, और उर्दू के भी चलते फिरते शब्द इसमें लिए जाते थे, तो वो आपके रेखता कहलाती थी। और दक्षिणी हिंदी यानी 1327 ईस्वी के आसपास पागल भाषा के रूप में जो चर्चित थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया था। तो उस समय उनके साथ में जो कर्मचारी, जो आपके फौजी या जो भी सेना उनके साथ में गई थी, उनके जाने से और वहाँ के लोगों के मेलजोल से जो एक नई बोली बनी थी उसको नाम उन्होंने दिया था दक्षिणी हिंदी। और वर्तमान समय में जो हैदराबादी जो हिंदी है, हैदराबादी हिंदी वो दक्षिणी हिंदी ही कहलाती है। तो ये इस प्रकार से हिंदी की आपके जो 3 बोलियां थी उनके बारे में अपन ने आज अध्ययन किया, और अगले अध्याय में अपन राजस्थानी की जो 4 बोलियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।